Hello, my dear students. Welcome back to my channel. My name is प्राची शर्मा और आज के सेशन को हम कंटिन्यू कर रहे हैं with the in text questions for periodic table. हमने about 15 questions last session में cover किए थे and we are continuing from 16th onwards till the 21st. If you have not yet covered up the theoretical portion for this, तो आप पहले बाकी वीडियोस जरूर चेकआउट करिएगा एंड देन कम ऑन द क्वेश्चंस, बिकॉज इट्स नॉट नेसेसरी कि हम हर क्वेश्चन में सारी डिटेल डिस्कस कर पाए. ऑल्दो मैं ट्राई करती हूँ कि जो भी क्वेश्चन की बेसिक अपडेट है या बेसिक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है मैं उतना बता दूँ आपको, बट दैट्स नॉट सफिशिएंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. ठीक है, वो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको हेल्प करता है बट नॉट टू रियली अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट और वो आप बाकी क्वेश्चन में अप्लाई कर पाओ, ये हो नहीं पाता. बाकी फ्रॉम दिस मंथ ऑनवर्ड्स जैसे आप वीडियोस देख रहे होगे पीरियोडिक टेबल की पोस्ट हो रही हैं, वी आर टारगेटिंग टू कवर अप द होल सिलेबस इन 4 months with all the details, with all the discussions about the concepts. कोई शॉर्टकट्स नहीं है इसमें, हम एकदम डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं. Another thing is कि हम in text questions and back exercises cover करेंगे. And this is a very good time. From August onwards, it's a very good time कि आप सारी detailed preparation करें अपनी. This is not a good time to prepare for sample papers या आप क्वेश्चन बैंक्स वगैरह सॉल्व करें. दिस इज नॉट अ गुड टाइम फॉर इट. अभी आप अपने कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करें एंड वंस वी आर डन विद द होल सिलेबस आई विल गिव यू ऑल द इंफॉर्मेशन दैट यू नीड जो आपके बोर्ड्स की प्रिपरेशन के लिए ज़रूरी है. आपकी सैम्पल पेपर्स, हम सैम्पल पेपर्स भी डिस्कस करेंगे, हम आपके क्वेश्चन बैंक्स भी डिस्कस करेंगे, हम लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी सॉल्व करेंगे और जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं चैप्टर वाइज हम वो भी कवर अप करेंगे. सो प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड ज़्यादा स्ट्रेस आउट नहीं होना है. यू नीड टू गिव आउट 4 to 5 hours एवरी वीक और उसी में आपका पूरा का पूरा केमिस्ट्री कवर हो जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके स्टूडेंट्स, सो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 16th. This question says an element barium has atomic number of 56. Look up its position in the periodic table and answer the following questions. अब सबसे पहले आपको इसमें ये समझना है कि आपको ये बोला गया है स्कूल में कि आप अटोमिक नंबर्स टिल 20 याद कर लीजिए, टिल 30 याद कर लीजिए. तो आप इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे जब आपको इतना ज़्यादा पीरियोडिक टेबल याद ही नहीं है. और लेट्स से कि आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि बेरियम की प्लेसमेंट कहाँ है, या फिर आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि बेरियम इज अ मेटल या नॉन मेटल. तो इसमें दो चीजें हैं. सबसे पहली बात, अगर आपको पीरियोडिक टेबल की अंडरस्टैंडिंग थरो नहीं है, मैं याद करने की बात नहीं कर रही, बट थरो अंडरस्टैंडिंग कि कहाँ पे क्या पोजिशनिंग हो सकती है, थोड़ा एस्टिमेट लगा सकते हैं, तो भी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. और अगर आप लिटरली अटकेंगे तो सिर्फ एक पार्ट पे अटकेंगे. सो इफ यू आर अ स्टूडेंट जिसके बस की नहीं है पीरियोडिक टेबल पूरा याद करना या पूरा उसे आइडिया नहीं लगता, ठीक है, फिर भी आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं बाय बेसिक नॉलेज. मान लो आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है कि कहाँ पे ये पोजिशनिंग आएगी और आपको ऐसे पता नहीं चल रहा, ठीक है. वैसे तो जो 90+ स्कोरर्स हैं उनको पीरियोडिक टेबल की बहुत स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग होती है. आप साइड पे अपना रफ पीरियोडिक टेबल बना के फटाफट से आप पोजिशनिंग आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है. बट इफ यू आर नॉट ऑफ दैट कैटेगरी और आप कह रहे हो कि मैम नहीं होगा याद, तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे. आपको उस केस में क्लास 9th में आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस याद कराई गई थी कि कैसे होती हैं, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 20 नंबर से ज़्यादा के एटॉमिक नंबर्स की भी कराई गई थी. तो वी आर यूजिंग द सेम नॉलेज हियर, ठीक है. थ्योरी से करेंगे, पीरियोडिक टेबल को भी हम याद नहीं कर रहे. और हम ये देखेंगे कि अगर हम पीरियोडिक टेबल से आइडेंटिफाई ना करें तो हम कौन से पार्ट तक पहुंच पाएंगे. ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री बोर्ड्स में भी बहुत आता है, ठीक है. सो प्लीज बहुत ध्यान से सुनिएगा. एन एलिमेंट बेरियम इज एटॉमिक नंबर 56, ठीक है. अब इसका एटॉमिक नंबर है 56. सो 56 एटॉमिक नंबर की जो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम 9th ग्रेड आनी चाहिए. सो दैट इज व्हाट, दैट इज 2 8 18
18, 8, 2। नाउ अगर आपको ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी नहीं आती है तो प्लीज ड्रॉप अ मैसेज इन द कमेंट बॉक्स बिलो। मैं एक छोटी सी वीडियो अलग से बना दूंगी ज्यादा बड़े नंबर्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं वो समझाने के लिए। पर ये चीज आपको आनी चाहिए, मैं यहाँ से अंडरस्टैंडिंग लेके चल रही हूँ। ठीक है। नाउ लेट्स से दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यू नो दैट। अब इस चीज से आप क्या क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सबसे पहला पार्ट क्वेश्चन का कहता है इज इट अ मेटल और अ नॉन मेटल। सो मेटल्स वो होते हैं जो कि आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करें आसानी से। सो अगर आप इसमें देखें, इसमें लास्ट शेल में दो ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसका डोनेशन की कैपेबिलिटी होगी। इट विल हैव अ टेंडेंसी टू गिव आउट द इलेक्ट्रॉन्स। सो ये एक मेटल होगा। सो फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट सेज इज इट मोर और लेस रिएक्टिव देन कैल्शियम। अब अगर आपको पता हो कि कैल्शियम हमारे ग्रुप, हमारे जो पीरियोडिक टेबल होता है, अगर कैल्शियम की आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो आपको ये पता होगा कि भाई कैल्शियम का एटॉमिक नंबर छोटा है, उसमें इतने सारे शेल्स नहीं होते, उसमें कम शेल्स होते हैं। कैल्शियम आपके टॉप 20 एलिमेंट्स में आता है। ठीक है, मैं उसका एक एटॉमिक नंबर नहीं बता रही हूँ आपको, बिकॉज हम ये समझ रहे हैं कि हमें पीरियोडिक टेबल ज्यादा नहीं आता, हमें कम आता है। तो हमें इतना तो ये पता होगा कि कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कम है, तो इसका मतलब उसमें नंबर ऑफ शेल्स भी कम होंगे। अब जिसमें नंबर ऑफ शेल ज्यादा होंगे वो इजीली अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा, तो इसका मतलब ये ज्यादा रिएक्टिव होगा, इजीली अपने बॉन्डिंग कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें ज्यादा शेल्स हैं, तो जो हेड ऑफ द फैमिली का कंट्रोल है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे वो कम है, बाहर वाला इलेक्ट्रॉन जल्दी से भाग जाएगा। ठीक है, सो यस इट विल बी मोर रिएक्टिव। ये हमारा सेकेंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब अगर हम थर्ड पार्ट पे आए, व्हाट इज इट्स वैलेंसी। लास्ट में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वैलेंसी 2। व्हाट इज द फॉर्मूला विद इट्स फॉस्फेट। फॉस्फेट क्या होता है, अब बेरियम का वैलेंसी 2 है, सो बी ए 2+। 2+ क्यों, क्योंकि डोनेट करने की कैपेबिलिटी है। ठीक है, डोनेट करने की कैपेबिलिटी। और फॉस्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, PO4 3-। ये भी आपका 9th ग्रेड का कॉन्सेप्ट है, जिसमें आपने पूरा चार्ट याद किया होगा। अब यहां से आपको इसका फॉर्मूला क्रिएट करना है। सो Ba3PO4 होल ट्वाइस, ये आपका फॉस्फेट का फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, अब आता है लास्ट पार्ट पे, इज इट लार्जर और स्मॉलर देन सीजियम इन साइज। ये वाला पार्ट आपका अटक जाएगा। ठीक है, बट मेरा अंडरस्टैंडिंग अभी तक आपको ये बताने की थी कि पीरियोडिक टेबल के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी हो तो भी आप, अगर आपको पीरियोडिक टेबल एज अ चार्ट नहीं पता, फिर भी आपको कॉन्सेप्ट्स की नॉलेज है, तब भी आप बेसिक नॉलेज लगा के डिफिकल्ट क्वेश्चंस ऑलमोस्ट पूरे सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही रेयरली किसी पार्ट में आके अटकेंगे। ठीक है, अब इस पार्ट में आपको ये समझना होगा कि जो हमारा सीजियम है वो पीरियड में, मान लो ये पीरियड है हमारा, यहाँ सीजियम आता है और यहाँ बेरियम आता है। ठीक है, सो व्हेन वी आर गोइंग अक्रॉस द पीरियड, तो हमारा जो साइज है एटॉमिक स्ट्रक्चर का, एटम का जो साइज है वो छोटा होता जाता है। तो इस केस में हमें ये पता है कि जो हमारा बेरियम है इट इज स्मॉलर इन साइज कंपेयर टू सीजियम। ठीक है, और क्यों, बिकॉज एज वी गो अक्रॉस द पीरियड, तो नंबर ऑफ तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल में वो ज्यादा होते जाते हैं, तो द साइज रिड्यूसेस। जो हेड ऑफ द फैमिली का कंट्रोल है इलेक्ट्रॉन्स पे वो बढ़ता जाता है, वो उसे अपनी तरफ पुल करता है, तो इसीलिए उसका जो एटॉमिक साइज है वो ड्रॉप होता है, छोटा हो जाता है। ठीक है, सो दिस इज योर 16th क्वेश्चन। नाउ 17th क्वेश्चन, मैंने एक्सप्लेनेशन साइड में लिखी है 17th और 18th की, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप साथ में मेरे सॉल्व कर सकते हैं। वट एवर इज कंफर्टेबल विद यू, जैसे भी आप सॉल्व करना चाहते हैं वैसे करिए, बस क्वेश्चन कर लीजिए। ठीक है ना, आ जाओ क्वेश्चन 17 पे। In group 1 of the periodic table, three elements X, Y and Z have ionic radii of 1.33 angstrom, 0.95 angstrom, 0.60 angstrom respectively. Giving a reason, arrange them in the order of increasing atomic numbers in the group. So अब इन्होंने हमें क्या बताया है, इन्होंने हमें बताया है कि ये हमारा आयनिक रेडियाई है। ठीक है, आयनिक रेडियाई मतलब कि जो आपका आयन बना है किसी भी एलिमेंट का, मान लीजिए आपका एलिमेंट ए है
और उसका आयन बना है मान लीजिए A- या फिर A+, जो भी आयन बना है उसको उन्होंने एटॉमिक रेडियाई आपको दिया है, मतलब कितना बड़ा है वो। अब आपको ये पता होगा कि पीरियोडिक टेबल में जैसे हम अक्रॉस द पीरियड जाते हैं तो हमारे साइज छोटा होता जाता है, ठीक है। द सेम गोज फॉर द आयन ऑल्सो। अगर सेम आयन्स है उन्हीं एलिमेंट्स के, तो इफ वी गो अक्रॉस द पीरियड तो वो साइज उसका छोटा होता जाता है। सो इसका मतलब एटॉमिक जितना ज्यादा आपका आयनिक रेडियाई होगा उतना बड़ा आपका एटॉमिक नंबर भी होगा, ठीक है। सो लेट्स रीड द एक्सप्लेनेशन एंड वी कम बैक ऑन इट अगेन। The size of the atom increases down the group, the ionic radii will also increase, ठीक है। तो जैसे जैसे आपका साइज बढ़ता है वैसे वैसे आपका एटॉमिक रेडियाई भी बढ़ता है, ठीक है। और इसका मतलब उतना ही ज्यादा आपका एटॉमिक नंबर भी होगा। Hence the order of the increasing atomic numbers in the group, तो जैसा आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा उसका रेडियस का, वैसा ही आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा उसका एटॉमिक नंबर का। अब ये जो कंपैरिजन है स्पेसिफिक, ये आप अक्रॉस अ पीरियड भी कर सकते हो, और अच्छा इन दे हैव गिवन इन अ ग्रुप, इन ग्रुप 1 ऑफ पीरियोडिक टेबल। सो मैंने पीरियड के कंसिडर कर लिया, बट आप उसमें भी सॉल्व कर सकते हो और आप ग्रुप में भी कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन की क्वेश्चन की क्या डिमांड है। इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन उन्होंने ग्रुप का पूछा था, तो यू कैन इजिली आंसर दैट कि जैसे जैसे आपका एटॉमिक रेडियाई बढ़ेगा इसका मतलब एटॉमिक नंबर भी बढ़ेगा, ठीक है। तो फाइनल आंसर में आपको ये भी लिखना होगा जो मैंने बॉक्स किया है। आ रही है बात समझ? चलिए बच्चा पार्टी, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 18 पे। क्वेश्चन 18 कहता है explain why the following statements are not correct. All groups contains metals and non-metals. क्या ये बात सही है? नहीं भाई, ये बात सही नहीं है, क्योंकि जो हमारा फर्स्ट और सेकंड ग्रुप है वो तो सिर्फ मेटल्स का है, और जो ग्रुप आपका 16 और 17 है वो ग्रुप तो पूरा नॉन मेटल्स का है। उसके बाद जो आपका ग्रुप 18 है वो तो पूरा का पूरा आपकी नोबल गैसेस का है। तो नो, नॉट नो ग्रुप्स कंटेन बोथ ऑफ देम। और इसके एक्सप्लेनेशन में आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हो कि भाई ग्रुप 1 और 2 तो मेटल्स हैं, या फिर आप कह दीजिए कि ग्रुप 16 और 17 में तो सारे नॉन मेटल्स हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। अगला क्वेश्चन, एटम्स ऑफ एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नहीं भाई, ये बात भी सही नहीं है, क्योंकि व्हेन यू हैव एटम्स इन द सेम ग्रुप, आप जब ऊपर से नीचे आएंगे धीरे धीरे डाउन द ग्रुप, तो आपका साइज बढ़ता है। वो क्यों बढ़ता है? वो साइज इसलिए बढ़ता है क्योंकि नंबर ऑफ शेल भी बढ़ते हैं, पर आपके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओवरऑल तो बढ़ते हैं क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, पर जो आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो सेम रहते हैं। आ रही है बात समझ? सो इलेक्ट्रॉन्स नहीं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं। नेक्स्ट पार्ट, नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। ओके, जब हम अक्रॉस अ पीरियड जाते हैं तो हमारा नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज नहीं होता, इंक्रीज होता है, ठीक है, विद एन इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। अब इन तीनों की फोर्थ भी कर लेते हैं, फिर चारों की एक्सप्लेनेशन एक साथ रीड कर लेंगे। रिएक्टिविटी इंक्रीजेस विद एटॉमिक नंबर इन अ ग्रुप एज वेल एज इन अ पीरियड। सो रिएक्टिविटी अक्रॉस, जब आप डाउन द ग्रुप आ रहे हो तो रिएक्टिविटी इंक्रीज ही होती है, ठीक है। पर जब आप अक्रॉस अ पीरियड जाते हो तो रिएक्टिविटी पहले तो डिक्रीज होती है, उसके बाद इंक्रीज होती है, ठीक है। क्योंकि पहले तो मेटल से आप नॉन मेटल्स कैटेगरी में आते हो, फिर मेटल से मेटलॉइड्स की कैटेगरी में आते हो, फिर मेटलॉइड से आप नॉन मेटल्स की कैटेगरी में जाते हो, ठीक है। सो इस वजह से पहले रिएक्टिविटी ड्रॉप होती है और उसके बाद इंक्रीज होती है। अब इन चारों का हम रीजनिंग पढ़ लेते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में भी होगी और आपके टेलीग्राम पे भी आफ्टर द वीडियो इज पोस्टेड वो भी शेयर कर दी जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 18 का फर्स्ट पार्ट, ऑल ग्रुप्स डू नॉट कंटेन बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ग्रुप 1 एंड 2 कंटेन्स ओनली मेटल्स। कोई भी एग्जांपल आप यूज कर सकते हो। अगला क्वेश्चन पार्ट, atoms of elements in the same group have same number of valence electrons, they have same number of electrons present in their outermost shell, ठीक है। थर्ड, the non metallic character increases across a period with increase in atomic number,
This is because across the period the size of the atom decreases and the valence shell electrons are held more tightly. ठीक है, फोर्थ पे आ जाइए. On moving from left to right in a period, the reactivity of elements first decreases, पहले कम होगी, and then increases, while in groups chemical reactivity of metals increases going down the group, whereas reactivity of non-metals decreases down the group. ठीक है, अब इस एक्सप्लेनेशन में आपको समझ में आया कि आपने सब चीजें मेंशन करनी है. सबसे पहले आप मेंशन करेंगे कि जब हम अक्रॉस द पीरियड जाते हैं तो पहले रिएक्टिविटी ड्रॉप होती है और उसके बाद इंक्रीज होती है. पहली चीज. जब आप डाउन द ग्रुप आते हैं मेटल्स के केस में तो आपकी रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है, पर जब आप डाउन द ग्रुप आते हैं नॉन मेटल्स के केस में तो आपकी रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है. ठीक है, आ गई बात समझ? चलिए भाई अगले सवाल पे चलते हैं. अगला सवाल है 19th. State the number of elements in period 1, period 2 and period 3 of the periodic table and name them. So period 1 में कितने elements हैं आपके? Period 1 में आपके हैं 2 element. फिर आपको उनका नाम बताना है, हाइड्रोजन, हीलियम. फिर पीरियड 2 में आपके कितने एलिमेंट्स हैं? 8 एलिमेंट्स. फिर पीरियड 3 में भी 8 एलिमेंट्स हैं. अब आपको नाम भी बताने हैं, मैंने सारे नाम यहाँ लिख दिए नीचे. ठीक है, सो पीरियड 1 में 2 एलिमेंट्स हाइड्रोजन, हीलियम. पीरियड 2 में पीरियड 2 में 8 एलिमेंट्स लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन. अब स्टूडेंट्स एक बात ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने ये मेरी तरह सिंबल्स लिख दिए नंबर नहीं मिलते. ठीक है, कोई भी आंसर में अगर सिंबल नहीं पूछा गया, एलिमेंट पूछा है और आपने सिंबल लिखा है, भैया नंबर नहीं मिलते, 0 मिलेगा. आंसर्स में अगर नॉट आस्क्ड फॉर द सिंबल आप पूरा नाम लिखेंगे एलिमेंट का. आ रही है बात समझ? मेरे सारे स्टूडेंट्स नाम लिखेंगे तभी नंबर आएंगे. थर्ड पे आ जाइए. नंबर ऑफ एलिमेंट्स 8. सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन. ठीक है, नाम पूरा लिखना. मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है भाई, मैं अपना टाइम बचा रही हूँ, आपको नहीं बचाना एग्जाम में टाइम. अगले सवाल पे आते हैं. What is the common feature of the electronic configuration of the elements at the end of the period 2 and 3? बताइए बताइए, सोचिए. At the end of period 2 and 3 क्या कॉमन चीज आती है भाई? कोई अंदाजा? अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना के देख लिया करो ऐसे केस में. ये रही भाई एक्सप्लेनेशन. A common feature of the electronic configuration of the elements at the end of period 2 and 3 is that the atoms have 8 electrons in their outermost shell. अब इस केस में आपको ये ध्यान रखना है कि when they said at the end of the period तो आप नोबल गैसेस की बात कर रहे हैं. ठीक है, सबसे एंड एलिमेंट की बात कर रहे हैं. उन्होंने ये नहीं बोला कि एंड में कौन से ग्रुप की. ऐसे आपको इमेजिन नहीं करना कि भाई नॉन मेटल्स की बात कर रहे होंगे, नहीं. उन्होंने कहा लास्ट एलिमेंट, मतलब एट द एंड ऑफ द पीरियड. तो एट द एंड ऑफ द पीरियड नोबल गैसेस होती हैं. उनका सबसे ज्यादा कॉमन फीचर इज कि दे हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल. ठीक है, और आप इलेक्ट्रॉन्स का नंबर क्यों लिख रहे हैं? आप इसलिए लिख रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स का नंबर क्योंकि उन्होंने कॉमन फीचर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पूछा है. अगर उन्होंने सिर्फ कॉमन फीचर पूछा होता तो फिर आप बोलते कि दे आर स्टेबल एंड दे डू नॉट रिएक्ट, या फिर दे आर नोबल गैसेस, तो आप कुछ उसकी कैरेक्टरिस्टिक लिखते. पर क्योंकि उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कॉमन फीचर लिखा है, इसीलिए आप एवरेज कॉमन फीचर इज कि 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. हीलियम को छोड़ के बाकी सब में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं. ठीक है, सो कॉमन फीचर. अगले सवाल पे चलते हैं भाई. क्वेश्चन नंबर 19 पार्ट 3. इन एन एलिमेंट इन ग्रुप 17 इट इज लाइकली टू बी डैश. ग्रुप 17 कौन सा हुआ? नोबल गैसेस से जस्ट पहले वाला. लाइकली टू बी
non-metallic in character, while with one electron in its outermost energy shell, it is likely to be metallic. ठीक है, metallic in nature. In period 3, the most metallic element is, तो सबसे ऊपर जो होता है, जो हमारा सबसे टॉप वाले ग्रुप्स में आएगा, सबसे टॉप पीरियड पे आएगा, वो सबसे ज्यादा मेटालिक होगा. ठीक है, क्योंकि तो आपका होगा इस केस में सोडियम. इन पीरियड 3 द मोस्ट मेटालिक. हाँ, सो हम पीरियड की बात करें तो पीरियड में आपका सोडियम आएगा सबसे पहले. Now complete the following sentences choosing the correct word or words from those given in the brackets at the end of each sentence. The properties of the elements are um, are a periodic function of their atomic number. Then it says moving across a dash of the periodic table, the elements show increasing dash character. Okay, so हम across the period move कर रहे हैं. ठीक है, moving across, क्योंकि जब ग्रुप होता है तो लिखेंगे हमेशा डाउन अ ग्रुप, अक्रॉस अ ग्रुप नहीं लिखेंगे, डाउन अ ग्रुप. सो अक्रॉस अ पीरियड, जब हम अक्रॉस अ पीरियड जाते हैं तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है. ठीक है, सो अक्रॉस अ पीरियड एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर. अगला सवाल, the elements at the bottom of a group would be expected to show dash metallic character with the element at the top. तो जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो हमारा नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है. सो मोर मेटालिक इन नेचर, डोनेशन करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी. ठीक है, अगला क्वेश्चन, दी सिमिलैरिटीज इन द प्रॉपर्टीज ऑफ अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, आर बिकॉज दे हैव द सेम डैश. जब भी हम किसी भी एलिमेंट्स में सिमिलैरिटी चेक करते हैं, कि मान लो आप सारे मेटल्स की बात कर रहे हैं, तो आपको कैसे पता वो सब मेटल्स हैं? क्योंकि आपको पता है कि आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है, तो डोनेशन की कैपेबिलिटी ज्यादा है. तो आपको पता कैसे चल रहा है ये? आपको इससे पता चल रहा है कि जो भी एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा वो डोनेट करेगा, और जल्दी डोनेट करना चाहेगा, तो रिएक्टिव होगा. करेक्ट. तो इस वजह से आपको कैसे पता चल रहा है? आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन से पता चल रहा है. सो नंबर ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन्स. नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 21, ये वाले रीजंस हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं, तो मैंने इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं लिखी है, हम बस डिस्कस करके इस क्वेश्चन को खत्म करेंगे. सबसे पहला पार्ट, द साइज ऑफ क्लोरीन आयन इज ग्रेटर देन द साइज ऑफ क्लोरीन एटम. इसका रीजन क्या है? जब हमारा क्लोरीन आयन क्रिएट होता है, बहुत ध्यान से सुनिए, आराम से एकदम लेमन लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे. अगर आपको फिर भी रीजनिंग की जरूरत है कि एग्जाम में कैसा लिखना है, तो प्लीज मुझे रीच आउट करके मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगी. अब आराम से तसल्ली से सुन लीजिए. जब हमारा क्लोरीन का आयन बना है विद अ नेगेटिव साइन ऑन द टॉप, इसका मतलब ये है कि उसने कहीं से एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है. जब हम क्लोरीन एटम की बात कर रहे हैं, तो क्लोरीन एटम में जितने प्रोटॉन्स हैं हेड ऑफ द फैमिली के पास, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं बाहर घूमते हुए. तो एक बैलेंस क्रिएटेड है, और जो हमारा हेड ऑफ द फैमिली है उसने अच्छा खासा कंट्रोल किया हुआ है आउटर मोस्ट शेल पे, तो एक स्टेबल साइज है. पर जैसे ही बच्चा पार्टी में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा, मतलब एक एक्स्ट्रा बच्चा आया, तो हेड ऑफ द फैमिली को तो भाई समझ नहीं आया, क्योंकि हेड ऑफ द फैमिली का तो नंबर उतना ही है. तो इस वजह से बिकॉज ऑफ एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, जो आपके इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शंस हैं वो इंक्रीज होती जाती है. आपका जो न्यूक्लियर पुल है वो ड्रॉप हो जाता है, या वो इज कंपैरेटिवली लेस. इस वजह से क्लोरीन का जो आयन है उसका साइज बड़ा होगा. तसल्ली से समझ में आई बात? मैं बहुत बार समझा चुकी हूँ और बहुत बार समझा दूंगी. अगर नहीं समझ में आ रहा, बहुत एग्जाम्पल देके समझा दूंगी, पर प्लीज अगर समझ में आ रहा है तो भी मुझे बता देना, नहीं समझ में आ रहा है तो भी मुझे बता देना. ठीक है, अगले सवाल, आर्गन एटम इज बिगर देन क्लोरीन एटम. अब आर्गन और क्लोरीन, अब आर्गन हो गया ग्रुप 18 और आपका क्लोरीन हो गया ग्रुप 17. अब इस केस में क्या होता है कि जैसे हमने डिस्कस करा था, हेड ऑफ द फैमिली है, बच्चा पार्टी पे कंट्रोल रखती है.
ठीक है, हेड ऑफ द फैमिली कौन है? न्यूक्लियस। बच्चा पार्टी कौन है? इलेक्ट्रॉन्स। अब क्लोरीन के केस में क्या है कि आउटर मोस्ट शेल सेटिस्फाइड नहीं है, तो जो हमारा हेड ऑफ द फैमिली है उनको डर लगता है कि भैया एक आधा बच्चा भाग ना जाए। ठीक है, तो अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग कंट्रोल करके बैठेंगे, पास में खींच के रखेंगे प्रोटॉन्स को, प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स को पास में खींच के रखेंगे कि भाई तरीके से रहना है, ध्यान रखना है सबका। ठीक है, पर जो आर्गन है उसमें आउटर मोस्ट शेल सेटिस्फाइड है, हमारा हेड ऑफ द फैमिली काफी रिलैक्स्ड है, उन्हें ऐसे सुपर कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। वो कहीं नहीं जाएंगे, ना तो डोनेट करेंगे ना तो एक्सेप्ट करेंगे, वो सेटिस्फाइड है। इसीलिए न्यूक्लियर पुल इतना स्ट्रॉन्ग जरूरत नहीं है, क्योंकि वैलेंस शेल सेटिस्फाइड है। इसी वजह से आर्गन का साइज इज स्लाइटली बिगर कंपेयर टू क्लोरीन। ठीक है, नाउ आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ द एलिमेंट इंक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड। अब आयनाइजेशन पोटेंशियल कौन सी एनर्जी होती है? जो एनर्जी हम देते हैं एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन बाहर खींचने के लिए। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी है आयनाइजेशन पोटेंशियल। अब जैसे जैसे हम अक्रॉस अ पीरियड जाते हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होता जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम अक्रॉस अ पीरियड जाते हैं हमारा एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटी में आ जाता है। नॉन मेटल्स की तरफ आएंगे, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहता है, वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करना चाहता। इसीलिए अगर आपको मान लो क्लोरीन में से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। निकाल तो लोगे फिर भी मतलब तरीके से, ठीक है, पर बहुत ज्यादा एनर्जी देके निकालना पड़ेगा। तो ionization potential of the element increases across a period. Now the last part, inert gases do not form ion. ऐसा क्यों? क्योंकि inert gases का outermost shell is satisfied with 8 electrons. Since they have a satisfied valence shell, they do not need to accept or donate or share electrons with any other atom. Hence, they do not form an ion. ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। ऑल राइट स्टूडेंट्स, सो दिस इज इट फॉर टुडे सेशन। आज के सेशन में हमने इन टेक्स्ट क्वेश्चंस कवर करे हैं फ्रॉम पेज 11 इन पीरियोडिक टेबल, और आपने हमने जो क्वेश्चंस कवर करे हैं दैट दे वर फ्रॉम क्वेश्चन 16 to 21। आई होप आपको समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट में बहुत आराम से सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ। अगर समझ में आ रहा है तो भी मुझे बता देना, नहीं समझ में आ रहा है तो भी मुझे बता देना। वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो अगर नहीं समझ में आ रहा तो भी बता देना, थोड़ा सा अलग तरीका यूज करके देखेंगे। ठीक है, मैम पे भरोसा रखो, डाउट्स आएंगे मैम सॉल्व करेंगी, कोई भी क्वेश्चंस है मैं बताने के लिए हूँ। ठीक है, सो मेक श्योर दैट यू रीच आउट टू मी at tsclassesicsc@gmail.com, या आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, या फिर आप टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर दो। तरीके तो बहुत हैं, ज़रा कांटेक्ट करने वाले बनो कि अगर डाउट आ रहा है तो कांटेक्ट तो करूँ। ठीक है, और आखिरी बात ये, वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब लोग साथ में प्रेप करेंगे तो हो सकता है जल्दी प्रेप हो जाए और अच्छे से समझ में भी आ जाए। ठीक है, हेल्प अस ग्रो फर्दर एंड मेक श्योर दैट यू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू so much and we'll catch up in the next session.